In today's lecture we're gonna talk about heating curve and cooling curve. लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि मेल्टिंग होती है एंड इन मेल्टिंग सॉलिड से लिक्विड की कन्वर्जन होती है. वी टॉक्ड अबाउट कि क्यों होती है. हीट होती है. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जब वो पार्टिकल्स को मिलती है तो वो मूव करते हैं, और इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से काइनेटिक एनर्जी उनको मिल जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करते हैं और ब्रेक कर जाते हैं उस मतलब सिस्टम में, और फिर वो सॉलिड से लिक्विड बन जाता है या लिक्विड से गैस बन जाता है. वी टॉक्ड अबाउट दिस. लेकिन हमने कोई ग्राफ नहीं पढ़ा था, कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ी थी कि हम लोग उसको प्लॉट किस तरीके से कर सकते हैं. सो आज इन दिस लेक्चर वी गोना टॉक अबाउट इट. द फर्स्ट वन इज़ हीटिंग कर्व. हीटिंग कर्व बेसिकली डील करता है मेल्टिंग को एंड बॉयलिंग को. एज अ नेम सजेस्ट कि ये हीटिंग कर्व है, मतलब जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा. तो ये हीटिंग और बॉयलिंग को रिप्रेजेंट करता है. तो बना लेते हैं. लेट मी ड्रॉ एक्सिस फर्स्ट. आप लोग को इसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि जो ये ग्राफ बना हुआ है इसका मतलब क्या है डिफरेंट स्टेजेस पे. एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है एंड इस पे हमारे पास टाइम आता है, और जो ये वाई एक्सिस है इस पे हमारे पास टेम्परेचर आता है. एंड वी आर मेजरिंग टेम्परेचर इन डिग्रीज़. तो यहाँ पे डिग्री आ गया. पहले नाम आता है यूनिट, पहले नाम आता है और फिर उसके बाद यूनिट आता है. तो वी आर मेजरिंग टेम्परेचर और उस केल्विन में, और यहाँ पे हम लोग टाइम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मतलब सेकेंड्स में. नाउ किस तरीके से दिखता है ये, लेट मी ड्रॉ इट. इन लाइंस का मतलब क्या होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. और वी ग्राफ को बनाना भी आना चाहिए. ओके, सो लेट्स से हमारे पास लिक्विड है एक, नो सॉरी, लेट्स से हमारे पास आइस की हम लोग बात कर रहे हैं. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ आइस. नाउ वी ऑल नो कि आइस, लेट्स से हमारे पास इसको -20 कह देते हैं, और -20, दिस इज़ 0 एंड this mark is of 100. ओके, ये वाला पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -20 है. ये वाला मार्क यहाँ पे 0 है टेम्परेचर, ये वाला मार्क यहाँ पे 100 है टेम्परेचर. नाउ दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, सेकेंड प्रोसेस, थर्ड स्टेज, फोर्थ प्रोसेस, एंड देन देयर इज़ द फिफ्थ वन. नाउ इन 5 में हो क्या रहा है, बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. द फर्स्ट वन क्या बता रही है हमें, व्हाट इज़ हैपनिंग. लेट्स से आपकी जो आइस है वो रेफ्रिजरेटर के अपर सेक्शन में थी एंड इट वाज एट 20 डिग्री और टाइम उस वक्त 0 था. लेकिन जैसे ही आपने उस आइस को बाहर निकाला तो लेट्स से हमने अपनी स्टॉप वॉच भी ऑन कर ली, तो टाइम अब बढ़ना शुरू हो गया. यहाँ पे 0 था, लेट्स से यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, वो बढ़ना शुरू हो गया. अब जैसे ही आपने आइस निकाली तो वी ऑल नो कि जो हीट है वो उनके पार्टिकल्स को जाएगी, पार्टिकल्स गेन करेंगे
और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करके लिक्विड बनना शुरू हो जाएंगे। और जब टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा, दैट मीन्स वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो जो फर्स्ट स्टेज है इसमें अभी क्या हो रहा होगा, सबसे पहले हीट सॉलिड जो है वो आइस जो है वो उस हीट को गेन कर रही होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉलिड गेन्स हीट। तो जो फर्स्ट स्टेज है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट एक्चुअली हैपन्स, वही क्या होता है कि पहले वो हीट गेन कर रही होती है, सम टाइम तक वो हीट गेन कर रही होती है। जैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच होता है एंड दैट इज़ 0 डिग्री, यहाँ पे जैसे ही रीच होगा तो अब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जो सेकेंड स्टेज है दैट टेल्स अस सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन इज़ टेकिंग प्लेस। मतलब एक्चुअली दिस इज़ द स्टेज जहाँ पे मेल्टिंग हो रही होती है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहाँ पे मेल्टिंग होती है, सिंपल। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, तो मतलब जैसे ही 0 रीच किया तो वो मेल्टिंग स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे वो सॉलिड से लिक्विड में आइस कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे हीट गेन हो रही थी एट दिस स्टेज, यहाँ पे हीट गेन हो रही थी एंड जैसे ही -20 से टेम्परेचर 0 पे हो गया, दैट मीन्स अब उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच हो गया है, तो अब वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस स्टेज तक थोड़े टाइम, मतलब लेट्स से अगर यहाँ पे हमारा टाइम 0 था और लेट्स से आफ्टर 20 सेकेंड्स मेल्टिंग स्टार्ट हो गया, मतलब आपने आइस हैंड में ली हुई है, जब 20 सेकेंड्स गुजर गए तो वो आइस का जो क्यूब था वो लिक्विड में बनना शुरू हो गया। अब 20 से लेकर लेट्स से 20 मोर सेकेंड्स तक, मतलब जो 40 सेकेंड्स जैसे ही आपके स्टॉप वॉच पे हो तो वो पूरा का पूरा लिक्विड बन चुका है। अब वो आइस सॉलिड फॉर्म में नहीं है, अब वो लिक्विड बन चुका है। तो ये जो स्टेज है इसमें पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से लेट से सॉलिड था, जैसे ही 0 डिग्री रीच हुआ आहिस्ता आहिस्ता वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है। सॉलिड पहले हाफ कन्वर्ट हुआ, फिर थोड़ा और यहाँ पे कम्प्लीटली वो लिक्विड बन गया। अब एट दिस स्टेज वो लिक्विड पे, तो यहाँ पे क्या होता है, हीट गेन होती है। फिर जो कांस्टेंट लाइन होती हैं, कांस्टेंट लाइन कहते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस को। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री ही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो फ्रॉम लेट से 20 से लेकर 40 तक टेम्परेचर 0 डिग्री है, लेकिन सो दिस इज़ द कांस्टेंट लाइन, मतलब टेम्परेचर इज़ नॉट चेंजिंग। तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रही होती है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर इज़ चेंजिंग। पहले -20 था, फिर लेट से यहाँ पे -10 हो गया, फिर यहाँ पे -8 और फिर बढ़ते बढ़ते 0 हो गया। एंड वंस रीचेस 0, तो व्हाट विल हैपन, द कन्वर्जन विल स्टार्ट टू टेक प्लेस। इसी तरीके से अगर कोई और फ्लूइड होता, लेट से आपके पास कोई और सा लिक्विड होता, आइस नहीं होता, और अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट -10 होता, तो फिर ये कर्व में क्या चेंजेस आती, स्टार्ट तो अभी भी यहीं से होता, लेकिन यहाँ -10 में आने के बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाता, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती। क्यों? क्योंकि -10 वाज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो -10 पे उसको स्टेट को चेंज करना है अपनी, मतलब मेल्ट होना है सॉलिड से लिक्विड। तो यहाँ वो चेंज होगा और फिर यहाँ से वो लिक्विड बन जाएगा। तो इस तरीके से वो फिर कर्व बन जाएगा। या अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, 0 से लेट से 10 है, तो फिर कैसा बनेगा, म्यू बनेगा, हीट गेन कर रहा है, गेन करता चला जाएगा, बट वंस इट रीचेस इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जब 10 पे पहुंचा अब वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। वाई? बिकॉज नाउ इट हैज़ रीच्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो अब वो स्टेट कन्वर्ट हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सो दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस। अब देखें यहाँ पे एक और आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी, तो यू माइट हैव एन आइडिया कि अब यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा। सेम थिंग विल हैपन। अब वो लिक्विड यहाँ पे कम्प्लीटली लिक्विड बन गया, नाउ इट इज़ लिक्विड, कम्प्लीटली यहाँ पे लिक्विड बन चुका है इस स्टेज पे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब अगर आपने लेट्स से उस लिक्विड को लिया, पैन में डाला और स्टोव को ऑन कर दिया, अब आप हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगेन
हीट उसको मिल रही है। इस स्टेज पे क्या होगा, देखें टेम्परेचर राइज हो रहा है, एंड व्हेन टेम्परेचर इज़ राइज एंड व्हेन टेम्परेचर राइजेस तो क्या होता है, हीट गेन होती है, आपको हॉट फील होता है। अगर आप एसी में हैं 26 डिग्री और अगर बाहर 32 है 33 है, तो जब आप एसी के रूम से निकलते हैं तो यू फील हॉट। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। एज़ यू कैन सी टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, बिकॉज बैक एंड पे हीट आप दे रहे हैं, पार्टिकल्स हीट ले रहे हैं, पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, इस वजह से टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग। फिर वंस वो बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, अब क्योंकि ये आइस की एग्जांपल है तो आइस का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, मतलब सॉरी वाटर की एग्जांपल है, वाटर इज़ आवर लिक्विड, आइस की एग्जांपल है, सो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100। जब वो 100 रीच करेगा तो अगेन दिस इज़ एन हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ लिक्विड है, आहिस्ता आहिस्ता वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है, और जब आपको ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ेंगे तो पूरा का पूरा जो वाटर है वो बॉयल हो चुका होगा और वो पूरा गैस में बन चुका होगा। और फिर ये छोटी सी लाइन, ये क्या है, अगेन ये जो ये लाइन होती हैं हम स्लैंट लाइन कहते हैं, स्लांट लाइन। तो ये जो ये लाइंस होती हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती हैं हीट गेन। तो इसका मतलब होता है कि गैस अब हीट गेन कर रही है। अब गैस तो किसी और स्टेट में जा नहीं सकती बिकॉज वी ओनली हैव 3 स्टेट्स, लेकिन जब आप उसको ज़्यादा देर के लिए छोड़ देते हैं तो फिर वो गैस भी हीट गेन करना शुरू कर जाती है। सो थर्ड प्रोसेस में क्या हो रहा है, थर्ड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हीट इज़ गेनिंग, लिक्विड गेन्स हीट। एंड देन द फोर्थ वन में क्या हो रहा है, अगेन दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब है अब लिक्विड से गैस बन रही है बिकॉज दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट एंड इट हैज़ रीच। जब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया, तो अब वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। एंड वी नो व्हाट हैपेंस इन बॉइलिंग, लिक्विड से गैस में जाता, हम लोग लिखेंगे लिक्विड टू गैस conversion, and this is called boiling. And the fifth में क्या हो रहा है, again okay now we know कि इस लाइन का मतलब होता है हीट गेन हो रही है। why? because temperature is rising, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 100 है, एंड लेट्स से यहाँ पे ये पूरी लाइन 100 की है, लेट्स से यहाँ पे 100 है और अभी इंक्रीज़ हो रहा है, तो लेट्स से अभी 100 से तो ऊपर ही है, लेट्स से 110 होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है मतलब हीट गेन हो रही है, गैस गेन्स हीट। So this was our heating curve. Let me recall that again. Basically होता है क्या है, प्रोसेस क्या है, आपके पास एक आइस है, वो रेफ्रिजरेटर के अपर सेक्शन में है, वो -20 पे है इन द रेफ्रिजरेटर। वंस यू ओपन इट, आपने आइस को बाहर निकाला और आपने अपने हैंड में रख दिया। जैसे ही आपने बाहर निकाला, आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, एट 0 सेकेंड्स वो उधर ही थी, लेकिन जब आपने बाहर निकाला अब टाइम बढ़ना शुरू हो गया, 1 2 3 4 5, और उसको हीट उसने गेन करना स्टार्ट कर दी फ्रॉम सराउंडिंग्स। जब उसने हीट गेन करना स्टार्ट किया, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, मोर विगरसली ओवरकम करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, और जब मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाएगा तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर देंगे। यही हुआ यहाँ पे, वो लोग हीट गेन कर रहे हैं, टेम्परेचर राइज हो रहा है। जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट रीच हुआ तो अब वो सॉलिड से आपके हैंड में लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। तो आप फॉर सम टाइम, लेट्स से यहाँ 20 था, यहाँ 40, 20 से 40, जब आपके स्टॉप वॉच पे 40 सेकेंड्स हो जाएंगे, दैट मीन्स वो पूरी की आइस, पूरी जो आइस है वो लिक्विड में, आप लिक्विड आपके हैंड में, पूरा लिक्विड आपके हैंड में हो जाएगा, पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे वो लिक्विड हो गया। फिर इस स्टेट पे क्या होगा, फिर आपने जैसे ही उस लिक्विड को लिया, उसको पैन में डाला, आपने हीट सप्लाई करना स्टार्ट कर दी। वंस आपने हीट सप्लाई करना स्टार्ट की, उसने हीट गेन की, अगेन टेम्परेचर इज़ राइजिंग फ्रॉम 0 to 100। अच्छा, आप ये कर सकते हैं, थर्मामीटर को इन द पैन आप डाल दें और स्टोव जो है वो ऑन है, तो टेम्परेचर जो ऑन थर्मामीटर इट विल राइज एंड एट 100 डिग्री जब वो बॉइलिंग होगी। एंड रिमेंबर, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि बॉइलिंग में एक तो वो फिक्स टेम्परेचर पे होती है, हर लिक्विड का अलग होता है, और उसमें बबल फॉर्म होता है,
और वो पूरे सरफेस पे नहीं होती, सरफेस पे एवेपोरेशन होती है, वो थ्रू आउट द लिक्विड होती है बॉयलिंग जो होती है। और बॉयलिंग इज़ रैपिड प्रोसेस, वो जल्दी बॉयल हो जाता है वाटर। तो बॉयलिंग में आपका जैसे ही बॉयलिंग पॉइंट रीच होगा, अगेन बॉयलिंग में क्या होता है, लिक्विड टू गैस। तो ये जो ये लाइन है ये रिप्रेजेंट करिए कि लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन हो जाएगी। अच्छा, यू माइट नोटिस या फिर आपने नोटिस नहीं किया होगा, ये जो ये वाली लाइन है ये स्मॉल है, मतलब अगर इसकी जो लेंथ है देखें ये और ये एज़ कम्पेयर टू दिस, ये वाली लाइन बड़ी है और ये वाली लाइन स्मॉल है। देयर इज़ अ रीज़न टू इट। और और ये आप मतलब नेक्स्ट लेवल में इंशाल्लाह यू विल लर्न, नॉट नाउ, जस्ट रिमेंबर फॉर नाउ कि सॉलिड टू लिक्विड में जो ये लाइन होती है ये स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू दिस लाइन, ये बड़ी होती है। ओके, सो दिस वाज द होल प्रोसेस। तो पहली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सॉलिड गेन्स हीट। सेकंड लाइन कन्वर्जन, मेल्टिंग। अगर कोई और फ्लूइड, कोई और लिक्विड होता, कोई और सब्सटेंस होता, तो यहाँ पे अगर उसका लेट से अगर इसका लेट से मेल्टिंग पॉइंट होता 20 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट होता 80 डिग्री। सो क्या चेंजेस होती हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होती, सेम वही कर्व बनता। सिर्फ यहाँ पे क्योंकि आप दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट हो गई है, तो मेल्टिंग स्टार्ट होने के लिए क्या कंडीशन है, मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे 20 डिग्री होगा। और बॉइलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है इस पॉइंट पे, सो आपकी कंडीशन क्या होगी, बॉइलिंग की बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। सिंपल, ये चेंजेस होंगी। और उसको निकालने का टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर लेट से अगर वो ज़ीरो है, अगर एक क्या कहते हैं, अगर वो ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। ये जो जहाँ पर भी आपने उसको रखा हुआ है, लेट से अगर फ्रिज में है तो फिर नेगेटिव में, या फिर 18 है इनिशियल टेम्परेचर, इट डजंट मैटर। लेट से अभी तो हमारी एग्जांपल आइस की है, तो आई एम गोना कीप इट लाइक दिस, 0 और 100। सो दिस वाज हीटिंग कर्व। और फिर ये जो फिफ्थ प्रोसेस क्या है, इसमें अगेन टेम्परेचर इज़ राइजिंग, और टेम्परेचर राइज होता है तो उसका मतलब हीट गेन होती है। यहाँ पे हीट पार्टिकल्स गेन करेंगे। अच्छा, वन क्वेश्चन के दैट यू माइट बी वंडरिंग कि जब आपने आइस को रेफ्रिजरेटर से निकाला तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई इन दी हैंड, लेकिन इन दी हैंड वो बॉयल होना क्यों स्टार्ट नहीं हो रही? वेल, इसका आंसर इट्स प्रीटी सिंपल कि जब आपने आइस को निकाला तो वो -20 पे थी, और जो हमारी सराउंडिंग है वो टिपिकली 28 और 33 इस टाइप के टेम्परेचर में होती है। सो ऑब्वियसली 28 से लेकर 30, लेट्स टेक वन नंबर 32। अब 32 डिग्री इज़ फार ग्रेटर दैन -20, मतलब -20 आएगा, फिर -10 आएगा, फिर -8, और पूरी नंबर साइकिल है, फिर 10, 20 और फिर 32 आएगा। सो दिस 32 इज़ फार ग्रेटर दैन -20। जो हीट है वो इज़ फार ग्रेटर दैन द -21। आउटसाइड ज़्यादा हीट है, तो इस वजह से जो टेम्परेचर है वो 0 पे चला गया, और इवेंचुअली क्या होगा, 0 पे जाने के बाद वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। 0 पे जाने के बाद वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। इधर लेट से इधर तक आ गया 32 तक, इधर वो 32 पे आ गया। अब 32 डिग्री पे आने के बाद वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज द सराउंडिंग इज़ एट 32। तो अगर वो 32 पे सराउंडिंग है तो फिर वो भी 32 पे ही रहेगा। जितना आइटम्स हमारे पास हैं वो रूम टेम्परेचर पे होते हैं आउटसाइड, तो रूम टेम्परेचर के जाने के बाद वो इंक्रीज़ नहीं कर सकता अपना टेम्परेचर खुद ही, अनटिल अनलेस कि हीट बढ़ गई बाहर और जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री हो गया, तो फिर सारी चीज़ों का टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पे होती हैं ना सारी चीज़ें आउटसाइड, लेकिन इससे ज़्यादा भी नहीं जा सकता। तो इस वजह से हमें एडिशनल हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। इस वजह से हम लोग स्टोव पे रखते हैं और फिर एडिशनल हीट प्रोवाइड करते हैं, तो फिर टेम्परेचर
32 से राइज़ करता है, और जब 32 से राइज़ करके 100 पे पहुंचेगा तो वहाँ पे बॉइलिंग हो जाएगी। इस वजह से बॉइलिंग नॉर्मली नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली टेम्परेचर 32 36 इस टाइप का होता है, और बॉइलिंग के लिए तो 100 चाहिए। तो सारी चीज़ें जब बाहर सराउंडिंग में होती हैं तो वो इस टेम्परेचर में होती हैं। अगर इफ़ यू वांट टेम्परेचर ग्रेटर दैन दिस तो आपको फिर हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इस वजह से वी पुट इट ऑन अ पैन, और बॉइलिंग नहीं होती रूम, बिकॉज द टेम्परेचर इज़ नॉट देयर येट। उसको 100 चाहिए होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व कैसा होता है? अच्छा, कूलिंग कर्व रिप्रेजेंट्स व्हाट? कूलिंग कर्व रिप्रेजेंट्स फ्रीजिंग and it represents condensation. अगेन हमारे पास एक्स एक्सिस पे, दिस इज़ दी एक्स एक्सिस, इस पे हमारे पास टाइम आ जाएगा इन सेकेंड्स। दिस इज़ अवर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। अगेन इट इज़ इन डिग्री सेल्सियस। एंड नाउ आई एम गोना मेक द प्लॉट। How it looks. It is similar और बिल्कुल opposite process है of heating. पहले यूँ, then like this, then it will go down again. or you might be interpreting this कि जो ये slant lines होती हैं इनका मतलब होता है हीट गेन, और अभी क्योंकि ये ऐसी हैं तो इसका मतलब है हीट लॉस हो रही है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इट रिप्रेजेंट्स द सेम थिंग कि स्टेट चेंज हो रही है। There we go. So this is our first, second, third, fourth and fifth. Now what is happening in the first? अच्छा, अभी भी हम लोग आइस की एग्जांपल ही ले रहे हैं कि लेट मी मार्क this is 100 and this is 0. Okay, so what is happening in the first one stage? Now let's say हमारे पास एक एक वो था लिक्विड है, let's say water. We are taking an example of again water or ice, water, same thing. सो बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पे एक टेम्परेचर था, लेट्स से हमारे पास अभी गैस है, ओके, क्योंकि जाहिर सी बात है वाटर का टेम्परेचर 100 है, और जब 100 है तो बॉइलिंग हो चुकी है, एंड बॉइलिंग का मतलब लिक्विड से गैस में वो कन्वर्ट हो चुका है। सो ओवर हेयर वी हैव गैस, यहाँ पे गैस है। अब गैस को मैंने लिया और मैंने गैस को लेके अराउंड कूलर, मैंने अब लेट से हमारे पास एक गैस थी जो हमने पैन में बॉयल की थी अभी इन प्रीवियस प्रोसेस। अब मैंने क्या किया, मैंने एसी ऑन कर दिया, और मैंने एसी ऑन कर दिया एट 16, ठीक है, मैंने एसी 16 पे ऑन कर दिया। सो अब वो जो गैस है वो होगा क्या, क्योंकि मैंने एसी 16 पे कर दिया और उस गैस का टेम्परेचर लेट से वहाँ 120 डिग्री है। सो 120 डिग्री से वो हीट लॉस करना स्टार्ट करेगी। जब वो हीट लूज़ करेगी तो फिर उसका टेम्परेचर आहिस्ता 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 कम होगा, एंड वंस इट रीचेस दिस 100 पे जब रीच करेगी तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी।
गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। बिकॉज दिस हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स स्टेट चेंज, तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे लिक्विड आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड में वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। तो जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या हो रहा है, गैस कूल्स। एसी ऑन कर दिया, अब गैस थोड़ी कूल हो रही है, वो हीट लॉस कर रही है। फिर एट द सेकेंड स्टेज गैस जो है वो टर्न्स लिक्विड, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। फिर एट दिस थर्ड प्रोसेस क्या हो रहा है, अभी भी जो रूम का टेम्परेचर है वो 16 डिग्री पे। लेट्स से रूम का टेम्परेचर जो है वो एसी की वजह से 16 डिग्री पे, तो अभी भी वो गैस थोड़ा और कम हो रही है, और इवेंचुअली वो 16 तक आ जाएगी। 16 से कम नहीं होगी, बिकॉज 16 पे रूम टेम्परेचर है, तो बस रूम टेम्परेचर पे वो आ गई 16। सॉरी, जो लिक्विड अब वो सॉरी आई एम रियली सॉरी जो लिक्विड बन चुका है वो 16 तक आ जाएगा, 16 से नीचे नहीं जा सकता वो। सो लेट से वो 16 पे आया। अब मैंने क्या किया, मैंने आइस क्यूब ट्रे ली और आइस क्यूब ट्रे में उस लिक्विड को फिल कर दिया। जब मैंने उस लिक्विड को फिल करा, मैंने अपर सेक्शन में रख दिया रेफ्रिजरेटर के। जब मैंने उसमें रख दिया, अब वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम है, ऑब्वियसली इट्स -20 -10, तो अब वो वापस से कम होना शुरू होगी, वो और हीट लॉस करेगी, और फिर इवेंचुअली जब वो ज़ीरो पे पहुँचेगी, तो जब वो ज़ीरो पे पहुँच गई, तो ज़ीरो पे पहुँचने के बाद क्या होगा, वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। रिमेंबर, ज़ीरो पे पहुँचने पे ज़ीरो इज़ अ मेल्टिंग पॉइंट, बट अगर ज़ीरो पे पहुंचने के बाद हीट गेन हो रही है तो वो मेल्ट होगी, और अगर हीट लूज़ हो रही है तो फिर वो फ्रीज़ होगी। ओके, सो जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इसके ये बेसिकली यहाँ पे पहुँचने के बाद अगर और हीट गेन हो रही है तो फिर वो मेल्ट हो जाएगी, और अगर हीट लॉस हो रही है तो फिर वो फ्रीज़ हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो है वो हीट यहाँ पे लॉस हो रही है, लूज़ कर रहा है हीट, यहाँ पे भी लूज़ कर रहा है, हीट इज़ बीइंग लॉस। ओके, और फिर थर्ड पे भी अगेन ओके, यहाँ पे लिख लेता है लिक्विड कूल्स, एंड एट द फोर्थ वन ज़ीरो पे, अब ज़ीरो पे आ गया। ओके, अब ऊपर आप भी क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर भी ज़ीरो पे आया था, यहाँ पे ज़ीरो पे आने के बाद वो सॉलिड से लिक्विड बन गया, लेकिन वहाँ पे ज़ीरो पे आने के बाद वो लिक्विड से सॉलिड बन गया, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे ज़ीरो पे आने के बाद हीट उसको मिल रही थी, जब उसको हीट मिल रही थी तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे ज़ीरो पे आने के बाद उसको हीट नहीं मिल रही थी, वो हीट लूज़ कर रहा था। जब वो हीट लूज़ कर रहा है तो पार्टिकल्स और जो है वो क्लोज आ रहे हैं, उनमें जो फोर्सेस है वो और बिल्डअप हो रही हैं, दैट्स वाई वो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड, एंड दैट इज़ फ्रीजिंग। और फिर फिफ्थ में क्या हो रहा है, फिफ्थ में अगेन वो और हीट लॉस कर रहा है। जब और हीट लूज़ कर रहा है तो फिर अभी भी वो है तो सॉलिड ही, बिकॉज 3 स्टेट्स से ज़्यादा तो कोई स्टेट्स है नहीं, इट इज़ सॉलिड, लेकिन बस सॉलिड कूल्स। ज़ीरो पे आने के बाद उसने हीट लॉस की, वो सॉलिड बन गया, सॉलिड बनने के बाद अब वो हीट और लूज़ कर रहा है, तो अभी है तो अभी भी सॉलिड, लेकिन थोड़ा और ठंडा हो जाएगा। लेट्स से ये वाला जो टेम्परेचर है ये हो गया -20। सो दिस इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी लर्न, कि यहाँ पे पहले स्टार्ट हो रही थी, फिर वो हीट उसने गेन की, वो सॉलिड से लिक्विड बना, फिर हीट गेन की, फिर लिक्विड से गैस बना, और फिर और हीट गेन कर रहा है गैस। व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़ कि वो अब कूल कर रहा है, कूल करने के बाद वो और कूल कर रहा है, वो हीट गेन नहीं कर रहा है, वो कूल कर रहा है, तो कूल करने पे वो गैस से लिक्विड बना, फिर वो और कूल कर रहा है, फिर उसको हीट नहीं मिली, वो कूल ही कर रहा है, अभी भी कोल्ड एनवायरनमेंट है, तो अब वो लिक्विड से सॉलिड बन गया हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और फिर सॉलिड अभी हीट गेन कर रहा है। सो इट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट।
ऑफ व्हाट वी लर्न। और नीचे टाइम है, टाइम के रिस्पेक्ट से सारी चीज़ हो रही है, मतलब टाइम बढ़ता चला जा रहा है एंड इट इज़ हैपनिंग। ठीक है, सो दिस वाज हीटिंग कर्व एंड कूलिंग कर्व। अब हम लोग बात करेंगे कुछ रिलेशन हैं उनके बारे में बात करनी है, रिलेटेड टू गैस, बेसिकली गैस के उससे रिस्पेक्ट से। जो गैस होती है इट्स अ यूनिक थिंग, एक यूनिक स्टेट है। गैस में जो इफ़ेक्ट्स होता है वो एक होता है गैस का इफ़ेक्ट टेम्परेचर की वजह से। मतलब हम लोग अब इस बारे में बात करेंगे कि व्हाट विल हैपन अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा या टेम्परेचर को कम करूंगा, व्हाट विल हैपन ऑन गैस। और अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा और कम करूंगा तो क्या होगा। टेम्परेचर को बढ़ाने सबसे पहले लेट्स सी व्हाट विल हैपन if I increase or decrease temperature. So we're gonna see the effect temperature puts on gas volume, basically गैस के वॉल्यूम के बारे में we're gonna talk about. What will happen if increase, or if increase, what will happen if what will happen to gas volume if temperature is increased or decreased. What will happen, इस बारे में बात करेंगे। लेट्स से एक कंटेनर है, जिसमें वी हैव गैस। रिमेंबर गैसेस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं और ये जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और इनकी डायरेक्शन हमें नहीं पता, रैंडम होता है। वी लर्न ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इनकी डायरेक्शन हमें नहीं पता कहाँ होती है। आई एम मेकिंग रैंडम डायरेक्शंस। अब लेट्स से ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस है। मैंने क्या किया, इस कंटेनर के नीचे आई प्रोवाइडेड हीट, मैंने इसको हीट देना स्टार्ट कर दी। लेट्स से मैंने यहाँ पे हीट देना स्टार्ट कर दी। अब जब मैंने इसको हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट की, सो व्हाट विल यू थिंक व्हाट विल एक्चुअली हैपन, क्या होगा एक्चुअली जब इसको हीट मिल रही है। तो एक तो हीट मिलने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और वंस टेम्परेचर इंक्रीजेस तो उनकी मूवमेंट बढ़ेगी। मूवमेंट बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फिर जो गैस है वो लेट्स से अभी स्लोली आ रहा था यहाँ पे, अब वो फास्ट यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा और इस वॉल के साथ वो कोलाइड करेगा। इस वॉल के साथ वो कोलाइड करेगा और जो वॉल्यूम है इसका वो बढ़ जाएगा। लेट्स से ये जो वॉल है इट्स नॉट फिक्स्ड, जो ये थोड़ी फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेच हो सकती है। तो ये इनको हिटिंग पे ये वॉल जो है वो बढ़ जाएगी, तो वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। सो व्हाट विल एक्चुअली हैपन इज़ कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस, वी ऑल नो कि हीट होगी, हीट की वजह से मोशन होगा, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स विल मूव मोर फास्टर, पार्टिकल्स विल मूव मोर फास्टर
एंड स्प्रेड्स आउट, वो दूर हो जाएंगे। और लेट्स से कंटेनर के यू माइट क्या कहते हैं, आपको विजुलाइज करने में मुश्किल होगी। तो लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर नहीं है, ओके। जैसे एक गैस है, गैस जो है वो एक रूम में, और मैंने क्या किया, मैंने लेट्स से एक गैस है और उसको मैंने बस टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ कर दिया। आई स्टार्टेड प्रोवाइडिंग हीट, और मैंने टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने उसको हीट दी तो होगा क्या कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो और फास्टर मूव करेंगे और वो और दूर दूर चले जाएंगे, और इसकी वजह से, और वो जब दूर दूर जाने की वजह से वॉल्यूम जो है उनका बढ़ जाएगा। सो वी कैन से कि जो टेम्परेचर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊँगा सो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर मैं टेम्परेचर को कम करूँगा तो वॉल्यूम भी कम होगा, सिंपल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जो मैं टेम्परेचर के साथ करूँगा वही वॉल्यूम के साथ भी होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल होता है वो बेसिकली होता है, इस टाइप का बनाते हैं हम लोग, यहाँ यूँ और यूँ, सिंपल इस टाइप का। तो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इफ़ आई विल इंक्रीज़ द टेम्परेचर द वॉल्यूम विल ऑल्सो इंक्रीज़। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज़ होने का जो मतलब है वो ये है कि जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा वर्क करेंगे, ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, और वो ज़्यादा दूर दूर चले जाएंगे। सो होगा क्या कि ये वाला इधर चले जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर और चला जाएगा, एंड ये वाला इधर चला जाएगा। लेट्स से ये वाला इधर चला जाएगा, एंड नाउ यू कैन सी ये वाला इसको इधर जाना था, इधर चले जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, लेट्स से इधर, ये वाला इधर आ जाएगा। अब नाउ यू कैन सी कि पहले ये एक इतने एरिया में थे, अब अगर देखें तो जो मैंने न्यूज़ इनकी जगह बनाई है तो देखें वो वॉल्यूम बढ़ गया ना, देखिए पूरा बढ़ गया, अब ये यहाँ पे आ गए। तो इस वजह से मूवमेंट जब बढ़ती है तो वो जब ज़्यादा दूर दूर चले जाते हैं तो फिर वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये बात तो हमें समझ आ गई। नाउ व्हाट डज प्रेशर डू? प्रेशर का इफ़ेक्ट वी गोना लुक कि प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या होता है। प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है या वॉल्यूम कम होता है, वी नीड टू लुक। सो व्हेन प्रेशर is increased, the gas particles come closer. I'm gonna explain this. So the volume decreases. अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये तो होना ही था, if increase the temperature the pressure will the volume will increase। अब प्रेशर को बढ़ाने पे वॉल्यूम तो कम होगा। थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल, कभी ना कभी तो वी विल फेस कि भाई ओके इट इज़ ऑपोजिट व्हाट वी थॉट, नाउ इट नीड टू बी ऑपोजिट टू मेक इट हार्डर। सो बेसिकली ये होता है, प्रेशर जब हम लोग बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। वाई इज़ इट? लेट मी एक्सप्लेन टू यू। We have again a container, इसके अंदर again we have gases। But let's say this time मैंने क्या किया, I put a thing जिसे हम कहते हैं पिस्टन। मैंने क्या किया, इसको एक पिस्टन यहाँ पे लगा दिया। पिस्टन कह लें या एक लिड कह लें, वो लिड जो कि मूवेबल है, मतलब वो ये ऊपर भी जा सकती है और ये नीचे भी जा सकती है। आई कैन मूव इट विद दिस हैंडल। अब मैंने क्या किया, मैंने इस हैंडल को किया ग्रैब और इसको करने लगा पुश। प्रेशर का मतलब ये होता है एरिया को आप जो है वो
मतलब प्रेशर का मतलब ये होता है आप फोर्स लगाएं। ओके, फोर्स, प्रेशर का जो बेसिकली यूनिट फार्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितनी लग रही है एरिया पे, पर यूनिट एरिया, दैट इज़ प्रेशर। अब ये एरिया है, लेट से इसका कोई कुछ ना कुछ वो होगी, डायमेंशन होंगी, ये इसकी हाइट 2 होगी, इसकी जो ब्रेथ होगी ये लेट से आई एम गेसिंग 4, इट्स जस्ट रैंडम नंबर्स। तो एरिया आ गया इसका। अब मैं इस पे लगा रहा हूँ फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स पुश और पुल, ठीक है। तो मैं अब इसको कर रहा हूँ पिस्टन को नीचे। जैसे ही मैं पिस्टन को नीचे मूव कर रहा हूँ, सो व्हाट विल हैपन, इस पिस्टन को लिया मैंने, अब मैं इसको नीचे मूव कर रहा हूँ। अब लेट से यहाँ पे गैस पार्टिकल ही ये रहा। अब जब मैं इसको और मूव करूँगा नीचे तो होगा क्या, ये इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, ये गैस पार्टिकल जो यहाँ पे ये 2 थे ये नीचे आ जाएंगे, पुश हो गए ना, मैंने इनको पुश कर दिया। और ये जो ये है यहाँ पे, इसको अब यहाँ पे जब मैं आया तो अगेन ये भी नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब आई एम पुशिंग इट अगेन आई एम कमिंग डाउन। अब ये 2 आ गए अगेन, ये नीचे हो जाएंगे और ये लेट से इधर आ गया, ये वाला अब इधर आ गया। आई एम कमिंग मोर डाउन डाउन डाउन, अभी ये एक और आ गया, दिस वन, इसको अब ये नीचे जाएगा। जाहिर सी बात है ये जाना तो नहीं चाह रहा, लेकिन मैं इसको पुश कर रहा हूँ। नाउ आई एम पुशिंग इट अगेन, अब ये और आ गए, लेट से अभी इधर चला गया और ये वाला है, इसको इधर भेज देता हूँ, ये वांट्स टू कम ओवर हेयर, तो ये वाला इधर आ गया। अब लेट से मैंने यहाँ पे आके रोक दिया। अब यू कैन सी कि जब मैं प्रेशर लगा रहा था, जब मैं फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा था, व्हेन आई वाज इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया। पहले वॉल्यूम कितना था, इतना, पहले वो यहाँ पे स्प्रेड हुए थे, रिमेंबर, ये पूरे यहाँ पे थे। लेकिन वंस आई अप्लाइड प्रेशर तो अब वॉल्यूम देखें कम हो गया, अब ये इतनी स्पेस में आ गए। सो व्हाट एक्चुअली हैपन, वो जो चीज़ हुई वो ये हुई कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया, अब वॉल्यूम इतना सा रह गया। पहले ये था पूरा, बट वंस आई इंक्रीज द प्रेशर, मैंने प्रेशर अप्लाई किया, सारे गैस पार्टिकल्स इधर आ गए। सो दिस इज़ वाई जो वो है वॉल्यूम वो कम हो जाता है प्रेशर के बढ़ाने पर। सेम वाइस वर्सा, कि अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा, सो आई एम गिविंग देम रूम, मैं प्रेशर कम कर रहा हूँ, तो अब ये जो है वो ऊपर आने लगेंगे, से इधर आ गया। आई एम इंक्रीजिंग, आई एम डिक्रीजिंग द प्रेशर, अभी और ऊपर आ जाएंगे और अगेन वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। सो प्रेशर कम करने पर वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम हो गया। सो इन्वर्स रिलेशनशिप है, प्रेशर is inversely proportional to volume। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल क्या होता है इन मैथमेटिक्स, हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लिखते हैं पहले, और बस जो दूसरी चीज़ है उसको हम लोग 1/, में लिख लेते हैं, 1/, और जो भी चीज़ है, तो 1/, दिस। बेसिकली इसका मतलब ये होता है अगर आप ये बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा। एंड दिस इज़ मैथमेटिकली ट्रू कि अगर मेरे पास P = 350 अपॉन वॉल्यूम है, अब अगर आप वॉल्यूम को रखें, वॉल्यूम लेट से 2 था, वॉल्यूम 2 था, अब वॉल्यूम 4 हो गया। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम 2 था पहले, वॉल्यूम 4 हो गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब वॉल्यूम इतना था अब इतना हो गया। तो वॉल्यूम बढ़ने पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो जो वॉल्यूम 2 पे हम लोग निकालते हैं, पहले प्रेशर 2 रखें पहले, लेट्स से इसको ले लेते हैं ऊपर, ले लेते हैं 100, तो इस पे प्रेशर क्या आएगा, 50 आ रहा है, ओके। और वॉल्यूम 4 रखने पे क्या आ रहा है, 100 / 4, 25। तो यू कैन सी
कि प्रेशर जब वॉल्यूम इतना था तो इतना आया, लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ गया 4 हो गया तो अब प्रेशर कितना आ रहा है 25। तो वॉल्यूम बढ़ने पे प्रेशर 50 से 25 हो गया, मतलब कम हो गया प्रेशर। तो जब भी प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, और जब भी प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है। ये थी इन दोनों का रिलेशनशिप, और दैट्स वाई ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस टाइप का। इन दोनों के कर्व्स भी हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कर्व के इन लोगों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पहले टेम्परेचर और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर लेंगे, देन वॉल्यूम और प्रेशर को रिप्रेजेंट कर लेंगे। लेट्स से टेम्परेचर हमारे यहाँ पे आ गया एंड वॉल्यूम इज़ ओवर हेयर। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में ले लिया। अब क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ किस तरीके से होता है? इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट्स जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। वाई? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने पे यू कैन सी टेम्परेचर यहाँ पे 0 था, ये भी 0 है। वॉल्यूम मैंने टेम्परेचर 10 किया, 10 डिग्री, तो यहाँ पे आए हम लोग और यहाँ पे आ गए। तो पहले यहाँ पे थे, यहाँ से यहाँ आ गए। दैट मीन्स ये भी 10 हो गया, ये 20 हुआ, ये भी 20 हो गया, ये 30 हुआ, ये भी 30 हो गया, ये 40 होगा, ये भी 40 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये भी 40 हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। बट यही सेम केस उसका तो नहीं होगा, क्योंकि उसका तो इन्वर्स है। तो उसका कैसे बनेगा ग्राफ? वॉल्यूम को हम लोग एक्स एक्सिस पे ही रहने देंगे, सिर्फ हम लोग वाई एक्सिस चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने टेम्परेचर को हटा दिया ना। प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं पास्कल में, दैट्स वाई यहाँ पे पास्कल के लिए हम लोग PA लिखते हैं। पास्कल पूरा होता है, हम लोग PA लिखते हैं। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होगा? इट विल बी कर्व, इट विल बी अ कर्व, इस टाइप का कुछ कर्व होगा ये। ओके, अच्छा ये क्या बता रहा है? ये बढ़ाने पे जो आपका वो है वॉल्यूम, इफ़ आई इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम। ओके, सो ये मैंने गलत बना दिया, इस टाइप का नहीं बनेगा। इट इज़ समथिंग लाइक दिस। उसमें तो प्रेशर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा था ना, ऐसा नहीं होता, इस टाइप का बनता है। Let's say like this. ओके, सो जैसे जैसे देखें टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। पहले लेट्स से सॉरी प्रेशर, जैसे प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, लेट्स से पहले प्रेशर 20 था, यहाँ पे वॉल्यूम 100 था। अब प्रेशर मैंने बढ़ा दिया 40। अब इस कर्व पे आए हम लोग, इस कर्व पे आके देखें, अब वॉल्यूम कम हो गया, 60 हो गया। These are just random numbers that I'm taking। यहाँ पे 60 पे प्रेशर पे ये और कम हो गया, और फिर और कम हो रहा है, और कम हो रहा है। तो प्रेशर इंक्रीज़ करने पे वॉल्यूम इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। सो ये दो कर्व हैं, इनको लाजमी ड्रॉ करें। इस पे MCQs में P1 में ज़रूर पूछता है, एंड फिज़िक्स में भी दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देयर इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ रियली क्रूशल इन दोनों बातों में, इन दोनों रिलेशनशिप में, एंड दैट इज़ कि अगर हम लोग टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं और एट द सेम टाइम हम लोग प्रेशर भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, वी नो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। लेकिन प्रेशर इंक्रीज़ करने पे वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन है। सो दिस इज़ रॉन्ग। ये तो फिर रिलेशनशिप हम लोग बना ही नहीं सकते। हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि वॉल्यूम बढ़ किसकी वजह से रहा है या कम किसकी वजह से हो रहा है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे प्रेशर इज़ कांस्टेंट। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। 3 चीज़ें हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम,
किसी भी दो चीज़ के बारे में जब बात करेंगे तो जो थर्ड थिंग है उसको कांस्टेंट होना लाजमी है। प्रेशर इज़ कांस्टेंट। और यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम में अब दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। तो जो तीसरी चीज़ है टेम्परेचर, उसको कांस्टेंट होना पड़ेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि वरना अगर हम लोग टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं, प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं और वॉल्यूम लेट से बढ़ रहा है, तो हमें क्या पता है किसकी वजह से बढ़ रहा है, टेम्परेचर की वजह से या प्रेशर की वजह से। तो इस वजह से हम लोगों ने कहा ओके लेट से प्रेशर को पहले एक ही वैल्यू पे रखो, कांस्टेंट रख दो, और टेम्परेचर को बढ़ाओ, और फिर देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है। हम लोगों ने नोट किया ओके बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। फिर हम लोगों ने कहा ओके अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो और प्रेशर को बढ़ाओ, बट वी नोटिस्ड कि वॉल्यूम कम हो रहा है। तो फिर हम लोगों ने कहा ओके प्रेशर बढ़ाने की वजह से वॉल्यूम कम होता है और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वॉल्यूम बढ़ता है, थर्ड चीज़ को कांस्टेंट रखने की वजह से। नाउ द फाइनल थिंग इन दिस चैप्टर इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन बेसिकली मीन्स spreading of particles in general term, spreading of particles। लेट्स से आपने एक रूम में परफ्यूम किया और वो दूसरे रूम तक चला गया, ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैं इसकी जो डेफिनेशन है that you must remember is net movement of particles, and I will explain it once I am done writing it. Okay, so I'm done writing. Example is perfume. Everyday example. When you spray in a room, जो scent होती है वो spread हो जाती है हर जगह. But what is actually the definition meaning? Okay, let's now understand. Net movement of particles from a higher concentration region to a lower concentration due to their random motion until particles are evenly distributed. What this means? Let me draw a container first of all. Let's say एक रूम है, इस रूम में आपने स्प्रे किया, ये कुछ पार्टिकल्स हैं इसमें, लेट्स से अब क्योंकि इसमें आपने स्प्रे किया है तो जो पार्टिकल्स हैं इस रूम में वो बहुत सारे हैं, और जो आपका दूसरा रूम है, सेकंड रूम, वो बिल्कुल इस रूम के लेट्स से इन फ्रंट है, ठीक है, या फिर साइड बाय साइड है, दो रूम्स हैं साइड बाय साइड है। अब होगा क्या बेसिकली कि यहाँ पे जब आपने स्प्रे किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, एंड हर पार्टिकल की अपनी डायरेक्शन होगी, बिकॉज वी डोंट नो कि किस डायरेक्शन में वो जाएंगे, कुछ इधर इधर इधर
इनकी बहुत सारी डायरेक्शंस होंगी। ठीक है, इन सारी पार्टिकल्स की ज़्यादा डायरेक्शन है। अब डेफिनेशन अंडरस्टैंड करते हैं। नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मतलब ये है कि मोस्टली जो पार्टिकल्स हैं वो एक हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेट का मतलब बेसिकली होता है कि एक जगह पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर एक शॉपिंग मॉल है, उसमें बहुत सारे पीपल हैं, तो हम लोग कहेंगे कि इट इज़ वेरी कंसंट्रेटेड। ये एक शॉप है, वहाँ पे बहुत सारे क्राउड हैं, तो हम कहेंगे दिस प्लेस इज़ वेरी कंसंट्रेटेड। क्राउड ही है, क्राउड बेसिकली यही है कि जो कंसंट्रेटेड होते हैं बहुत सारे। सो ये जो रीजन है ये एक कंसंट्रेटेड रीजन है। यहाँ से नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेटेड रीजन टू लोअर कंसंट्रेटेड रीजन। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है ना पार्टिकल्स, तो अब क्या होगा कि पार्टिकल्स शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, लेट्स से यहाँ पे आ गए। अब इसको भी फिलअप करना शुरू कर देंगे। वी ऑल नो कि अजम्पशंस में जो हमने पढ़ा था कि वो पूरा फिलअप कर देते हैं, जो गैस होती है वो फिलअप कर देती है। तो यहाँ से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ से कम होंगे और यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इधर आ जाएंगे। ये भी चले गए। अब इतने बच गए। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहाँ पे लेट से पहले 20 थे, 10 यहाँ पे चले गए, 10 यहीं पे रह गए। जब आप परफ्यूम करते हो तो सेंट ऐसा तो नहीं होता कि रूम से चली जाती है, कुछ वहाँ पर भी होती है और ज़्यादातर जो है वो मूव कर जाती है फ्रॉम दैट रीजन टू अनदर रूम, बिकॉज वहाँ पे जो है वो कंसंट्रेशन कम होती है। तो यहाँ तक हमें डेफिनेशन समझ आ गई कि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं, नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन ड्यू टू देयर रैंडम मोशन। रैंडम मोशन की वजह से वी ऑल नो कि रैंडम मूवमेंट कर रहे होते हैं, हमेशा कंटिन्यूस भी होते हैं और रैंडम भी होते हैं। इस वजह से वो एक रूम से दूसरे रूम में चले गए, कुछ इधर के इधर ही रह गए, क्योंकि मे बी वो इधर से इधर जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो, वाइल कुछ क्या पता इधर जा रहे हो। राइट साइड पे रूम है ना, तो कुछ क्या पता राइट साइड पे जा रहे हो, वाइल अदर्स आर गोइंग टू द लेफ़्ट। जो लेफ़्ट पे जा रहे हैं वो वहीं पे रह गए, जो राइट पे जा रहे हैं वो दूसरे रूम में आ गए। ठीक है, तो मोस्टली इधर आ गए ड्यू टू द रैंडम मोशन अनटिल पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो दिस स्टेटमेंट सेज कि ये जब तक होगा जब तक पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते उस जगह में। मतलब यहाँ पे लेट्स से 20 थे, अब 10 इधर आ गए, अब 10 इधर रह गए। अब दिस इज़ इवन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पर भी इक्वल है, यहाँ पर भी। तो अब इसके बाद जो है ये रीजन भी, अच्छा पहले ये हायर था और ये लोअर था, अब ये हायर से लोअर में शिफ्ट होना शुरू हुआ। तो अब ये भी जो है वो हायर तकरीबन बन गया, नॉट दैट मच हाई, लेकिन अब मीडियम हो गया। ये मीडियम है, ये भी मीडियम है। लेट्स से इन अ ग्लास ऑफ, एक ग्लास है, फुल ग्लास उसका वाटर है आपके पास उसमें, ठीक है, और एक एम्प्टी ग्लास है। अब मैंने पोर करना शुरू किया तो इवेंचुअली क्या होगा, इस ग्लास में कम हो जाएगा और इस ग्लास में भी आ जाएगा। लेट्स से आ गया इस ग्लास में भी, वाटर दोनों इक्वल हो जाएंगे। वंस दे आर इक्वल, तो दिस इज़ द कंडीशन जो कि यहाँ पे हो रही है कि पहले यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स थे, हायर कंसंट्रेशन थी, ज़्यादा वाटर था, इसको इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। जब इक्वल हो गए सो अब देयर इज़ नो नीड। सो दिस इज़ बेसिकली, so this is what actually happens, or the real scenario of diffusion, and you must know this definition। ये आती है P2 में, एंड ये होता क्यों है, अब वी अंडरस्टैंड द प्रोसेस। अब लिखते हैं कि हाउ टू राइट इट अकॉर्डिंग टू
kinetic particle theory, particles are in continuous random motion. Particles in gas are free to move. जो गैस में पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, मतलब वो कहीं पर भी जा सकते हैं. सो दे मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन. हायर कंसंट्रेशन रीजन किसे कहते हैं? जहाँ पे गैस पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, मोर गैस पार्टिकल्स जहाँ पे हैं. टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन. और ये कौन सा रीजन है? जहाँ पे लेस होते हैं गैस पार्टिकल्स. लेस होते हैं या फिर होते नहीं हैं. ठीक है. सो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. दिस इज इम्पॉर्टेंट. और कंटिन्यूस रैंडम मोशन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो ये एक्सप्लेनेशन है ऑफ डिफ्यूजन. नाउ देयर इज अ थिंग जिसे हम लोग कहते हैं, एंड बाय द वे दिस इज द लास्ट थिंग in this topic as well as in this chapter also. So please hold on, it will be finished soon. Now what is this thing? Molecular mass, MR impact. MR का मतलब क्या होता है? MR बेसिकली समझ लें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उन सब उस जो गैस होती है उसका वेट होता है. जैसे ह्यूमंस हैं, उनका वेट होता है, और इसी तरीके से जो गैस होती है उनका भी वेट होता है. उसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, MR कहते हैं उसे हम लोग. अब एक आइडिया है, एक थ्योरी है कि व्हाट अबाउट अगर एक गैस है विथ हाई MR, सो उस क्या वो डिफ्यूज़ जल्दी होगी या हल्की होगी एज़ कम्पेयर विथ गैस विथ लोअर MR? व्हाट डू यू थिंक? एक गैस है जो कि भारी है, क्या वो जल्दी डिफ्यूज़ होगी उस गैस से जो हल्की है? दिस इज़ अ थ्योरी और इसको हमने समझना है. दिस विल डिफ्यूज़. ओके, सो इट्स कमिंग. इट विल डिफ्यूज़ स्लोली. यस, इट विल डिफ्यूज़ स्लोली एंड इट विल डिफ्यूज़ क्विकर, और लेट्स से क्विकली. तो जो ऊपर वाली गैस है हाई MR वाली, वो कम डिफ्यूज़ होगी, और जो लोअर MR जिसका होगा, जिसका वेट कम होगा, लेट मी राइट इट ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग. गैस वेट, और उसको इस तरह लिख देते हैं, वेट ऑफ गैस. ये गैस का वेट होता है. दिस टर्म इज़ द वेट ऑफ गैस. ठीक है. सो जो जिस गैस का वेट ज़्यादा होगा वो डिफ्यूज़ कम होगी एज़ कम्पेयर टू द गैस दैट हैव हायर वेट. आई एम सॉरी, जिसका MR ज़्यादा होगा वो डिफ्यूज़ कम होगी, और जिसका कम होगा वो ज़्यादा होगी डिफ्यूज़. इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक फैट बॉय है, तो जो फैट बॉय है वो स्लो रन करेगा, विल रन स्लोअर. स्किनी बॉय से स्किनी बॉय जो है ज़्यादा रन करेगा. क्यों? क्योंकि फैट बॉय में जो वेट है वो ज़्यादा है. फैट बॉय विल रन स्लोअर एज़ कम्पेयर टू स्किनी बॉय. इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होगा गैस का, तो वो इतनी दूर नहीं जा पाएगी अपने आप को लेट से
हैंडल करने में उसको उतना टाइम लग जाएगा और उसको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी टू मूव. सो येस, दिस वाज द होल चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर. एंड इसकी कुछ जो डेफिनेशंस हैं जैसे डिफ्यूजन की और डिफ्यूजन की एक्सप्लेनेशन, स्टेट चेंज, बॉयलिंग, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक जो ग्राफ्स हैं. एंड ये वाला ग्राफ भी जो है हीटिंग कर्व एंड कूलिंग कर्व, ये वाले जो ग्राफ हैं इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो स्टेट चेंज रिप्रेजेंट कर रही है. जो ये स्लांट लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर हीटिंग कर्व है ऊपर की तरफ है लाइन तो फिर वो हीट गेन हो रही है. अगर नीचे की तरफ है दैट मीन्स हीट लॉस हो रही है. इफ़ इट्स अगर वो साइड है, साइड मतलब लेट से नीचे की तरफ है तो वो हीट लॉस कर रही है, लूज़ हो रही है हीट. लेकिन अगर वो हैप्पी है, हैप्पी मतलब लेट से अगर इस तरीके से ऊपर ऊपर जा रही है तो फिर वो हीट गेन कर रही है. अच्छा, आई एम सॉरी कि जो लेंथ होती हैं वो वीडियोस के काफ़ी लॉन्ग हो जाती हैं, बट ये है कि डिटेल भी होती है काफ़ी. एंड आई ट्राइड के जो डिटेल होती है वो आपको लोगों को अच्छे से समझ आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो. इवन अगर फिर भी ना हो तो प्लीज़ टेल मी. डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी है और यू कैन कमेंट एज वेल. और सेकेंडली जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में ही, जो लेक्चर नोट्स हैं वो भी जो है वो अपलोड हो जाएंगे आफ्टर ईच लेक्चर हो जाते हैं. एंड जो इसकी अलग से नोट्स की फ़ाइल है, मैं एक और वीडियो भी इसके बारे में बनाऊंगा अबाउट नोट फाइल, हाउ टू यूज़ इट. और उसमें समरी भी लिखी हुई है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स भी लिखे हुए हैं. दैट विल बी रियली हेल्पफुल. लेक्चर नोट्स तो चलें, इफ़ यू हैव टाइम आप लोग एक एक करके देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर पूरा कंपाइल हुआ होता है. जो टॉपिक हैं, चैप्टर वाइज कंपाइल हुआ है. सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल कि अगर टाइम कम हो और प्रिपरेशन करनी है तो उससे देख लिया जाए और उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी लिखे हुए हैं. मैं उसके बारे में भी गाइड ज़रूर बनाऊंगा इन द नेक्स्ट वन कि हाउ टू यूज़ इट एंड यूटिलाइज. एंड आई एम रियली सॉरी कि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है. आई ट्राई टू कीप इट एज स्मॉल एज पॉसिबल, बट देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड क्लियर करना इट्स नेसेसरी. So yes, I will see you in other lectures as well. Stay safe and continue to learn. Thanks.